नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। कक्षा 10वीं का विकास चैप्टर अर्थव्यवस्था वाली की जो किताब है उसका प्रमुख क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो प्रश्न पहला, देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जा सकती है। तो अ, देशों हम विभिन्न देशों की तुलना किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आय की दृष्टि से कि जिसमें ज़्यादा आय वो देश ज़्यादा विकसित। ठीक है, दो प्रकार की श्रेणी होती है, एक तो विकसित, एक विकासशील। यानी विकसित जो विकसित हो चुके हैं, और विकासशील यानी कि जो अभी विकसित होना उनका बाकी है, जिसमें भारत भी आता है। ठीक है, और एक और होता है अति पिछड़ा, जैसे अफ्रीका जो महाद्वीप के देश हैं वो ज़्यादा ही पिछड़े हुए हैं, वो विकासशील भी नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो श्रीलंका की है। तो ये पुराना आंकड़ा है, वर्तमान में तो भारत की स्थिति बेहतर है। इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति निम्न में से किसका लक्ष्य है, तो विकास का। तो विकास किसे कहेंगे कि उस देश में रहने वाले लोग हैं उनकी इच्छाएं और आकांक्षाओं की पूर्ति अगर हो रही है, इसका मतलब वो देश कैसा है, विकसित राष्ट्र। औसत आय को कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं, औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब संपूर्ण देश की आय में वहाँ की जनसंख्या का जब भाग लगाते हैं तो प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, औसत आय। निम्न में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है, तो मानव विकास रिपोर्ट से तात्पर्य होता है मानव विकास रिपोर्ट से मतलब क्या है। मानव विकास रिपोर्ट से मतलब यह है कि किसी देश में जो है व्यक्ति कितने खुश हैं, उनका जीवन किस प्रकार चल रहा है, कितना पैसा वो कमाते हैं, उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी चीज़ें देखी जाती है। इसको बोलते हैं मानव विकास। तो ये कौन तैयार करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। यूएनडीपी एक संस्था है जो इसको जारी करती है। निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत यानी कि हम जो परंपराओं से पुराने ज़माने से हम जो यूज़ करते आ रहे हैं, तो किसको यूज़ करते आ रहे हैं, कोयले को। ठीक है, तो कोयला है परंपरागत स्रोत। बाकी जो तीनों दे रखे हैं ये गैर परंपरागत, इनका जो हम उपयोग कम कर रहे हैं अभी वर्तमान में, निकट भविष्य में इनका उपयोग हम ज़्यादा करेंगे। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1944 को विश्व बैंक की स्थापना हुई। 7 साल और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या अनुपात कहलाता है, तो साक्षरता दर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साक्षरता दर किसे कहते हैं, तो साक्षरता दर में किसको काउंट करते हैं, 7 साल से ऊपर के व्यक्तियों को। ठीक है, तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है, साक्षरता कहलाता है। उनको देखा जाता है कि भाई लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें साक्षरता में काउंट इनको कर सकते हैं। वे संसाधन जो कई वर्षों के उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं गैर नवीकरणीय। क्या कहलाते हैं, गैर नवीकरणीय। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये गैर नवीकरणीय। और नवीकरणीय में कौन आएगा, जो कभी समाप्त नहीं होते, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस एनर्जी, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है, 2018 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में भारत का विकास सूचकांक का क्रमांक है। 2018 के आंकड़ों के हिसाब से ये 2130वां। ठीक है, एक ऊपर नीचे होता रहता है, तो 2018 में जो है भारत का स्थान कौन सा था, 130वां विकास सूचकांक। मतलब भारत 100 दुनिया के 193-94 देशों का सर्वे में भारत 130 नंबर पे आया है। बहुत बुरी स्थिति है भारत के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, वह क्या कहलाती है, वह आर्थिक विकास कहलाता है। तो आर्थिक विकास की परिभाषा है, आर्थिक विकास किसे बोलेंगे, विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय यानी कि पूरे देश की आय और प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक व्यक्ति की आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, यानी कि लंबे समय तक उसमें वृद्धि होती रहती है। इसको बोलते हैं आर्थिक विकास। कि भाई तब हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास किसी देश का हुआ है। किसी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास क्या कहलाता है, राष्ट्रीय विकास कहलाता है। तो पूरे देश का विकास हम किस प्रकार से मापदंड करेंगे, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों प्रकार का जो विकास है, अगर ये हो रहा है, इसका मतलब देश का पूरा राष्ट्रीय विकास हो रहा है। किसी भी व्यक्ति के पोषित होने का मापन, मतलब कोई व्यक्ति है उसको बराबर पोषण मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा शरीर द्रव्यमान सूचकांक, यानी कि इसको शॉर्टकट में बोलते हैं BMI, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, कि शरीर का वजन कितना है, हाइट कितनी है, उस प्रकार से शरीर के आंकड़े होते हैं। इस प्रकार से डिपेंड करता है कि व्यक्ति को पर्याप्त पोषण मिला है अथवा नहीं। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय किसे बोलेंगे, तो एक समय अवधि में या किसी विशेष टाइम पीरियड में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में कुल प्रवाह का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये परिभाषा याद रख लीजिए आपको। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं कि एक समय की समय अवधि में किसी निश्चित टाइम पीरियड में जो है अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में कुल प्रवाह का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। केरल में शिशु मृत्यु कम क्यों है, तो शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी निश्चित रूप से, क्योंकि केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा की भौतिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए वहाँ मर नहीं रहे बच्चे। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर होगी तो बच्चे मर जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, ऐसी 2 आवश्यकताएं बताइए जो रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती। तो एक तो प्रदूषण रहित वातावरण हम पैसा देकर के नहीं खरीद सकते, और एक उत्तम स्वास्थ्य भी पैसे देकर के नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या, आपका रहन सहन, ये आपको सुधारना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के किन्हीं 2 विकास के लक्ष्य एवं आकांक्षाओं को लिखिए।
भूमिहीन का मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है, दूसरे के खेतों पर वो काम करते हैं, उनके लिए। तो उनके क्या लक्ष्य हो सकते हैं, उनकी क्या इच्छा हो सकती है? तो एक तो उनको बेहतर मजदूरी मिल जाए, दूसरा और उनको काम करने के अधिक दिन, यानी कि 30 दिन उनको काम मिल जाए, पूरे साल उनको काम मिले, ये उनकी इच्छाएं हो सकती है। HDI का पूरा नाम लिखे तो HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है, जिसकी स्थिति 2018 के अनुसार भारत की कितनी है, 130वीं। विश्व बैंक के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो विश्व बैंक क्या करता है, निर्धन साधनहीन विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देता है, गरीब देशों को मदद करता है उनकी, और विकासशील देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि जो विकासशील हैं तो उनको विभिन्न प्रकार की तकनीकों की जरूरत पड़ती है ताकि वो क्या बन जाए, विकसित राष्ट्र बन जाए, तो इसके लिए उनको मदद करता है। और साथ में मान लो किसी देश के ऊपर हमला हो जाता है या भूकंप, अकाल, राहत कार्य, उसके लिए भी जो है वो धन जुटाने का काम भी विश्व बैंक करता है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो देखो नाम से स्पष्ट है, बहुराष्ट्रीय यानी कि जिसका जो कारोबार होगा वो एक से अधिक देशों में होगा। तो जिन कंपनियों का एक से अधिक देशों में उत्पाद पर नियंत्रण व स्वामित्व हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। जैसे कोई कंपनी है उसका 4-5 देशों में अगर कारोबार चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। निवल स्थिति अनुपात से क्या तात्पर्य है? तो 14 से 15 साल की आयु के विद्यालय जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत निवल स्थिति उपस्थिति कहलाता है। यानी कि 14 से 15 साल की जो एज के जो बच्चे हैं उसमें कुछ तो हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कुछ स्कूल नहीं जा रहे हैं। जो स्कूल जा रहे हैं उनका और जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, निवल स्थिति अनुपात, उपस्थिति अनुपात कहलाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, धारणीय विकास से किसे कहते हैं? धारणीय आर्थिक विकास। देखो विकास जब भी विकास होता है तब पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जिस प्रकार से मान लो हम देखें उत्तराखंड में जब बाढ़ आई है तो वहाँ विभिन्न प्रकार के पर्वतों को तोड़ तोड़ करके जो है, पेड़ों को काट काट करके वहाँ बड़े बड़े बना दिए गए हैं, होटल बना दिए गए हैं, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि विकास हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना धारणीय आर्थिक विकास कहलाता है, ठीक है। विकास करो लेकिन पर्यावरण को नुकसान किए बिना। भूमिगत जल का अतिदोहन कहाँ पाया जाता है? भूमिगत जल का मतलब जमीन के अंदर से जो पानी, जैसे ट्यूबवेल लगाते हैं, बोरवेल लगाते हैं, उसको बोलते हैं भूमिगत जल का दोहन। तो ये जो है विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि के समृद्ध क्षेत्रों में तथा तटवर्ती क्षेत्रों में तेजी से विकसित होती बाहरी बस्तियों में पाया जाता है। देश की विकास की प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है। कच्चे तेल का मतलब क्रूड ऑयल। तो कच्चे तेल के ऊपर ही सब कुछ चीज़ें चलती है, क्योंकि कच्चा तेल विभिन्न प्रकार की मशीनों, यंत्रों एवं परिवहन आदि के लिए एक संचालक शक्ति का कार्य करता है। प्रत्येक प्रकार की मशीनों में कच्चा तेल चाहिए होता है, इसलिए इसको रीढ़ की हड्डी कहना उचित होगा। आय के अतिरिक्त विकास को जानने के कौन कौन से मापदंड है? ठीक है, तो हम आय को देखते हैं विकास। जब हम किसी देश का विकास देखेंगे तो हम देखेंगे इस देश की कितनी आय है, यहाँ के लोगों की कितनी आय है। इसके अलावा भी क्या कौन कौन से मापदंड हैं? तो एक तो है अच्छा व्यवहार, दूसरा समानता, तीसरा स्वतंत्रता, चौथा सुरक्षा। अगर ये चारों बातें भी उस देश के नागरिकों को प्राप्त हैं तो निश्चित रूप से वो देश क्या है, विकसित है। प्रश्न नंबर 13, विकसित देश से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? तो उच्चतम प्रति व्यक्ति आय व उच्च जीवन स्तर वाले देश विकसित देश कहलाते हैं। किसी देश को हम विकसित कब कह सकते हैं? एक तो वहाँ के लोगों की इनकम ज़्यादा हो और उनका जीवन स्तर अच्छा हो, ठीक है, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, अच्छी अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, उनके बच्चे अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हों, उच्च शिक्षा उनको मिलती हो, उनका रहन सहन, खान पान, पूरा जीवन अच्छा हो, उसको बोलते हैं उच्च जीवन स्तर, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि वो देश कैसा होगा, विकसित होगा। भारत को विकसित देश बनाने के लिए क्या करने चाहिए, क्या काम करने चाहिए? तो भारत को विकसित देश बनाने के लिए लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, लघु का मतलब जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। दूसरा, कृषि क्षेत्र को विकास पर बल देना चाहिए, तो कृषि क्षेत्र के विकास पर बल देना चाहिए। आज हम देखते हैं, मान लो 10 बीघा ज़मीन है, अब 4 भाई हैं, बंटवारा हो जाता है, कम हो जाती है, फिर 2 बेटे हो गए, फिर वो कम हो जाएगी। इस प्रकार से जब ज़मीन का टुकड़े होते जाएंगे तो लास्ट में ऐसी कंडीशन आती है कि वो ज़मीन बाद में बिक जाती है। और ऐसे ही जो धीरे धीरे कृषि योग्य ज़मीनें हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वहाँ पर बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, कारखाने बन रहे हैं, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र के विकास पर बल देना चाहिए। औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? तो किसी देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देकर औसत आय ज्ञात की जा सकती है। मान लो किसी देश की कुल आय 100 रुपये है, जनसंख्या वहाँ की 10 जने हैं, तो 100 में 10 का भाग लगा दो, तो इस प्रकार से औसत आय हम ज्ञात कर सकते हैं, और इसको ही प्रति व्यक्ति आय भी हम कहते हैं, ठीक है। विकास किसे कहते हैं? तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, निर्धनता एवं निरक्षरता में भी कमी हो, अर्थात लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो एवं उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, इसको क्या बोलेंगे? विकास। यानी कि लोगों में जो असमानता है, ऊंच नीच का भाव है ना, अमीर गरीबी का जो अंतर है, गैप है, वो कम होना चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए। और निरक्षरता यानी कि व्यक्ति पढ़े लिखे होने चाहिए, अनपढ़ नहीं होने चाहिए। तो ये अगर ये सभी चीज़ें एक साथ हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, विकास कहते हैं। आर्थिक विकास और मानव विकास में दो अंतर लिखिए। तो आर्थिक विकास देखो, इसके अंतर्गत केवल मात्रात्मक विकास सम्मिलित है। आर्थिक का मतलब पैसे से संबंधित,
विकास होना। और मानव विकास का मतलब संपूर्ण विकास, ठीक है, उसका शैक्षिक विकास, उसका राजनीतिक विकास, उसका सामाजिक विकास, ठीक है, उसका चरित्र ऊंचा उठाना, पैसे से संबंधित विकास। तो टोटल विकास जो आएगा वो मानव विकास में आएगा, जिसमें मात्रात्मक विकास के साथ साथ गुणात्मक पक्ष भी सम्मिलित है, यानी गुणों को भी देखा जाएगा, ठीक है। आर्थिक विकास मानव विकास को प्राप्त करने का एक साधन है और मानव विकास समस्त विकास का अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि जब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी विकास अगर साथ में होंगे तो निश्चित रूप से मानव का विकास भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये आर्थिक विकास और मानव विकास में अंतर। आपके गांव या शहर में स्थानीय इलाके के किसी इलाके के विकास के कोई 4 लक्ष्य लिखिए। तो स्थानीय जो गाँव वगैरह होते हैं वो विकास किस चीज़ को मानते हैं? तो पहला पॉइंट देखो, गाँव, शहर व स्थानीय इलाके का सही ढंग से नियोजन। एक तो बसावट जो है वो सही साट होनी चाहिए, चौड़ी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, लाइट, पानी की, बिजली की व्यवस्था ये बराबर होनी चाहिए, तभी विकास बोलेंगे हम। दूसरा, लोगों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, लोगों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, स्थानीय लोगों के रोजगार के पर्याप्त अवसर भी होने चाहिए, यानी कि स्थानीय लोगों को काम धंधा मिलना चाहिए, ठीक है। अलग अलग लोगों का विकास की धारणा अलग अलग हो सकती है। जो शहर के लोग हैं वो विकास किसको मानेंगे कि भाई हमारे शहर में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खुल जाएं, है ना, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट खुल जाएं, उनको हम विकास मानेंगे। गांव के लोग को विकास किसको मानेंगे कि भाई अच्छा रोड मिल जाए, है ना, नालियाँ पक्की हो जाए और पीने का स्वच्छ पानी मिल जाए, खंबे पे लाइट जलनी चाहिए बराबर, उसको विकास मान लेंगे। तो अलग अलग इस तरह के लोगों की धारणाएं विकास को लेकर के अलग अलग बिल्कुल होती हैं। अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती है? देखो प्रश्न वही आ गया। तो देखो, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां तथा उनकी आवश्यकताएं एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। आवश्यकताओं के आधार पर लोगों के विकास के लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार की जिसकी आवश्यकता वो उस हिसाब से विकास को मान लेगा, ठीक है। मानव विकास के कोई 3 घटक लिखिए। तो पहला जीवन काल, दूसरा शैक्षिक स्तर, तीसरा प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए तब मानव का संपूर्ण विकास संभव है। जीवन काल, जिसकी माप जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से की जाती है। बच्चा अपने जन्म के समय कितने समय तक जीवित रहता है। जीवन प्रत्याशा का मतलब देखो, जिस देश की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं। जीवन प्रत्याशा का मतलब है जीवन जीने की इच्छा। मान लो भारत देश की जीवन प्रत्याशा लगभग 61-62 साल है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं लगभग 61-62 साल तक जीवित रहते हैं औसतन, ठीक है। हो सकता है कोई इसमें 80 साल भी जीवित रहता है, कोई 40 साल में मर जाएगा, तो लेकिन औसत कितना है? 60-61 साल का। तो अभी किसी देश का अगर जीवन प्रत्याशा 80 साल है, इसका मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा स्वस्थ हैं, ज़्यादा पैसे वाले, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह पा रहे हैं। इसका मतलब जीवन प्रत्याशा, जीवन काल लंबा होगा तो वो देश विकास करेगा। दूसरा, शैक्षिक स्तर कि प्रौढ़, साक्षर, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उसके आगे की उच्च शिक्षा के सकल नामांक अनुपात दोनों को जोड़कर निकाला जाता है। तो शैक्षिक स्तर ऊँचा होना चाहिए, ठीक है, उससे मानव विकास हो जाएगा। पढ़े लिखे अगर व्यक्ति होगा तो अपना जीवन अच्छे से जिएगा। प्रति व्यक्ति आय, इसका उपयोग जीवन स्तर को मापने में की जाती है। आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, ठीक है। डॉलर को माना जाता है आधार, जो कि अमेरिका की करेंसी है, तो डॉलर को आधार मान करके आय की गणना की जाती है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय ऊंची होगी, इसका मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनका जीवन कैसा होगा? समृद्ध होगा, ठीक है। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो 2 प्रकार के स्रोत हैं ऊर्जा के, परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है। परंपरागत का मतलब जिसको हम वर्षों से इनका उपयोग करते आए हैं, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत जिनका हम निकट भविष्य में उपयोग करेंगे। जब ये परंपरागत समाप्त हो जाएंगे तब इनका ही नंबर आने वाला है। सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। अपने आसपास पर्यावरण के गिरावट के कुछ 4 बिंदु लिखिए। तो हम क्या करते हैं? वनों की कटाई। तो अंधाधुंध वनों की कटाई से पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो गया है। दूसरा, वन्य जीवों को खतरा। तो वन्य जीवों को खतरा कैसे हो गया है? वन्य जीवों के शिकार से दुर्लभ प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। तीसरा, खनन क्रिया से प्रदूषण, यानी कि जो खाने कट रही है उससे प्रदूषण हो रहा है, विभिन्न प्रकार की गैसें, धुएं वगैरह, गुबार निकल रहे हैं। तो खनन क्रिया आसपास की भूमि, जल, वायु को प्रदूषित कर रही है, जिससे पर्यावरण को क्या है? खतरा। तो इसके अलावा भी और भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 4 भी बाकी है अभी। वायु प्रदूषण, औद्योगिक एवं शहरीकरण से, शहरीकरण का मतलब गांव के लोग कहाँ जाकर के बस रहे हैं? शहरों में। वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। भारत में शिशु मृत्यु दर को स्पष्ट कीजिए। तो शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। शिशु मृत्यु दर का मतलब कि 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर, ठीक है, मरने वाले बच्चों की संख्या कितने टाइम पीरियड में? 1 साल के अंदर, उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।